हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द प्रॉब्लम हंट में। मैं आपका टीचर अवनीश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट 1 के सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं अपने सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स से ये कहता हूँ कि आप अपना कान और ध्यान दोनों मेरी तरफ रखें ताकि हम लोग इस क्लास के हर एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले सेल डिवीजन क्या होता है। व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होने वाला एक बहुत ही एसेंशियल एंड फंडामेंटल प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो एक जीव और एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इवन वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग खुद का ही एग्जाम्पल ले लें तो हमारे बॉडी की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई थी और आज हम लोग कितने सारे सेल्स के बन गए हैं, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स के। तो ये क्यों हो पाया? ये हो पाया सेल डिवीजन प्रोसेस के चलते। तो आइए देख लेते हैं सेल डिवीजन क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर सेल डिवीजन की डेफिनेशन को देखा जाए तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। एक सेल डिवाइड करके दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में, एक सेल से जो नए सेल्स बनते हैं उन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। तो जिस सेल से सेल का डिवीजन हो रहा होता है उसे हम लोग पेरेंट सेल कह देते हैं। ये पेरेंट सेल डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल्स बनाता है। बने हुए नए सेल्स डॉटर सेल्स कहलाते हैं। इसके नंबर्स 2 भी हो सकते हैं और मोर देन 2 भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेशन को देखा। अब हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आखिर क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। जीवन के लिए, लाइफ के लिए ये बहुत ही फंडामेंटल यानी बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये विशेषता या ये खासियत किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ना पाई जाए, ना रहे, चाहे वो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हो या कोई कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइक एलिफेंट, सब में सेल डिवीजन नेसेसरी है। क्योंकि हर लाइफ फॉर्म की शुरुआत होती है एक सिंगल सेल से। एक सिंगल सेल अगर डिवाइड नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म सस्टेन कैसे करेगा, सरवाइव कैसे करेगा। तो पहला ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का। सेकेंड वन इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल की डिवीजन से ही तो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है, चाहे हम हों या आप हों। द नेक्स्ट वन इज रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। मान लेते हैं हमारे शरीर में किसी तरह का वियर एंड टियर हो जाता है, किसी तरह का एक्सीडेंटल चोट हमें लगती है जिससे हमारे शरीर में कहीं पर घाव बन जाता है, जख्म बन जाता है। तो उस जख्म को ठीक होने के लिए जो फंडामेंटल प्रोसेस है, जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी का, वो सेल डिवीजन है। सेल रिपीटेडली डिवाइड करके उस रीजन को जहां पर डैमेज हुआ है उसे रिपेयर कर लेता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू न्यू यंग वंस। अपने ही जैसा एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की जो प्रोसेस है वही प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन में भी क्या जरूरी है, सबसे फंडामेंटल क्या हो रहा होता है, वहां भी सेल डिवीजन हो रहा होता है। नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। इस चैप्टर में हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए ये पॉइंट आपको आने वाली स्लाइड्स में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कैसे क्रोमोसोम का नंबर सेल के डिवीजन में मेंटेन होता है, इसे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्रोमैटिन फाइबर ही कंडेंस होकर सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स के फॉर्म में विजिबल होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके कब? सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं।
तो अब इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि ये आखिर कैसे हुआ। When a normal unstained cell observed under a microscope, its nucleus may not appear। यानी जब एक अनस्टेन्ड सेल को माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका न्यूक्लियस नहीं दिख सकता है। लेकिन जैसे ही सेल को स्टेन्ड करते हैं तो ये न्यूक्लियस और इसके अंदर के मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल विजिबल हो जाते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या है अनस्टेन्ड सेल और क्या है स्टेनिंग ऑफ अ सेल। तो अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज स्टेनिंग। सबसे पहले सेल नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कलरलेस होता है। इसलिए जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अंदर कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता। अब हम सेल पर स्टेन लगाते हैं। स्टेन एक केमिकल कलर होता है, यह पूरे सेल में फैल जाता है, लेकिन हर जगह एक जैसा अटैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल के अलग अलग पार्ट्स की कॉम्पोजिशन अलग होती है। मतलब सेल के अंदर हर चीज की केमिकल कॉम्पोजिशन या कॉम्पोजिशन अलग होती है। न्यूक्लियस में डीएनए ज्यादा होते हैं, इसलिए स्टेन वहां ज्यादा चिपकता है। स्टेन मतलब एक केमिकल या एक डाई, डाई मतलब रंग। इसलिए न्यूक्लियस डार्क दिखता है और बाकी पार्ट्स हल्के दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेन कॉन्ट्रास्ट बनाता है। कॉन्ट्रास्ट यानी किसी भी चीज को विजिबल होने के लिए कलर प्रोवाइड करता है, यानी कुछ पार्ट डार्क और कुछ पार्ट लाइट हो जाते हैं। और जब कॉन्ट्रास्ट बनता है तभी हमें स्ट्रक्चर्स क्लियर दिखाई देने लगते हैं। जिस तरह एक वाइट बोर्ड पर अगर मैं वाइट चॉक या वाइट मार्कर से लिखूं तो कुछ नहीं दिखाई देगा, उसी तरह से एक सेल के अंदर जब लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो कुछ भी विजिबल नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग डाई, जिसे स्टेन कह रहे हैं, स्टेन डालते ही क्रोमोसोम के अंदर डीएनए उसके साथ इंटरेक्ट करता है और वो विजिबल हो जाता है। इसीलिए कई बार आप लोगों ने ऐड में देखा होगा, कहते हैं दाग अच्छे हैं। ये वही दाग हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी बोर्ड का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। अगर मान लें कि आपने एक वाइट कलर की टी शर्ट या शर्ट पहन रखा है, उस पर अगर सफ़ेद रंग के धागे से सिलाई किया गया हो तो वो सिलाई विजिबल नहीं होता है। लेकिन अगर उसी सिलाई को हम काले, नीले या किसी भी डार्क कलर से करें तो वो सिलाई या वो जो आपके धागे हैं वो विजिबल हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन दो एग्जाम्पल से आपको ये स्टेनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्रोमोसोम्स को थोड़े और डिटेल में समझते हैं। तो अब तक हम लोगों ने समझा कि स्टेनिंग करने से कैसे डीएनए यानी न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स विजिबल हो जाते हैं। तो आखिर वो कौन से पार्ट्स हैं? वो पार्ट्स थे क्रोमोसोम्स जो विजिबल हो रहे थे। तो अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज क्रोमोसोम्स। आखिर ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को सेल चैप्टर में ये पढ़ाया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर होते हैं और ये क्रोमैटिन फाइबर डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इस क्रोमैटिन फाइबर का क्रोमोसोम से क्या संबंध है। तो मैंने यहाँ लिखा है, न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड क्रोमोसोम। इसका क्या मतलब हुआ? डीएनए जो है ऑर्गेनाइज होकर, ऑर्गेनाइज का मतलब एक खास तरह के पैटर्न में आकर जो यूनिट फॉर्म करता है उसे हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन देखा जाए तो वहां पर टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ, क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। व्हाट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स? इसे समझते हैं। इसी से हम लोगों को क्रोमोसोम्स के बारे में पता चलेगा। अभी तक तो ये पता चल रहा है हम लोगों को क्रोमोसोम्स हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं। और कैसे होते हैं? रिबन लाइक मतलब धागे के जैसा, एक कॉइल्ड धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बनता कैसे? ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर से। अब हमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर को समझना होगा और ये कब होता है, ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है, ये समझने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर कब होता है। व्हेन सेल इज अबाउट टू इन डिवीजन स्टेज, जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है तभी क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन होता है। अब इस क्रोमैटिन फाइबर के कंडेंसेशन को हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हाईली कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर है।
ये हाईली कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर और ज़्यादा कॉइल्ड होकर और ज़्यादा घने होकर क्रोमोसोम्स के फॉर्म में बंटते हैं, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसे जब हम लोग बहुत ध्यान ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे 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 बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये बना हुआ होता है। ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर ही बहुत घने होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्म करते हैं। एक्चुअल में सेल में पहले से क्रोमोसोम्स की नंबर फिक्स होती है। ये क्रोमोसोम्स जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो अपने प्योर फॉर्म में आ जाता है, दिखता है, और जब सेल फिर से डिवीजन फेज से आगे बढ़ जाता है तो ये फिर से थिनर हो जाता है, यानी पतला धागा बन जाता है और वापस से ये क्रोमैटिन फाइबर के शेप में आ जाता है। और ये क्रोमैटिन फाइबर किस चीज़ का बना हुआ है? ये बना हुआ है डीएनए एंड प्रोटीन का। ये डीएनए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन अभी और थोड़ा क्रोमोसोम्स के बारे में समझ लेते हैं एक इलस्ट्रेशन, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आपके पास कलरफुल वूल यानी ऊन का गोला है जिसमें ऊन के धागे हैं। वो अलग अलग रंग के ऊन के धागे या वूल के धागे को आप पूरी तरह से खोल दीजिए, अनवाइंड कर दीजिए, अनवाइंड करके मिला दीजिए एक जगह। और जब आप वापस से एक एक धागे को वाइंड करना शुरू करेंगे तो आपको दोबारा से वही कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, वही वुलन बॉल मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से सेल जब डिवीजन के फेज में होता है तो उसके क्रोमोसोम्स उसी उलन बॉल्स की तरह होते हैं। लेकिन जब सेल का डिवीजन फेज खत्म हो जाता है तो वो फिर से जैसे हम लोगों ने धागे को खोल के एक साथ रख दिया था उसी तरीके के फॉर्म में हो जाते हैं। तो खुले हुए धागे का मतलब क्रोमैटिन फाइबर और उस उलन बॉल के गुच्छे का मतलब है क्रोमोसोम्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम्स में आखिर और क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ईच क्रोमोसोम्स कंटेन वन लॉन्ग डीएनए एसोसिएटेड विथ मेनी प्रोटीन। एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए होता है जो बहुत सारे प्रोटीन के साथ बाइंडेड रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमैटिन। इसी डीएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन कब? जब वो इस तरीके से अनवाइंडेड रहते हैं। वाइंडेड फॉर्म में आने के बाद, कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, क्रोमैटिन कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ही एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है जो किसी भी चीज़ को 20,000 गुना ज़्यादा जूम करके दिखवा सकती है। आपके मोबाइल में 20x 10x जूम आप लोगों ने देखा है। आप इमेजिन कीजिए किसी चीज़ को 20,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जूम करेंगे तो कितना बड़ा वो दिखेगा। सेल के डिवीजन होने से पहले क्रोमैटिन धीरे धीरे, मान लीजिए ये हमारा सेल है, इस सेल के अंदर क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन शुरू होने से पहले और हाईली कॉइल्ड यानी कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और ये हाईली कॉइल्ड और हाईली कंडेंस होकर थिक हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। और ये फॉर्म करते हैं इस तरह से क्रोमोसोम्स को। यही थिक एंड क्रोमैटिन फाइबर ही क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईली कॉइल्ड होकर क्रोमैटिन फाइबर ही क्या बन गए, क्रोमोसोम्स बन गए। आइए एक और इलस्ट्रेशन से इसे समझते हैं। आप लोगों ने मैगी का पैकेट तो देखा ही होगा। मान लीजिए मैगी का जो पैकेट है वो क्रोमोसोम है और जब आप उसे पानी में खौला देते हैं या बॉईल कर देते हैं तो वो ढीला होकर वो बहुत सारे थ्रेड्स में बिखर जाता है। तो वो बिखरे हुए थ्रेड्स एक्चुअल में क्रोमैटिन फाइबर की तरह हैं और जो कंडेंस पैकेट था वो पैकेट क्रोमोसोम्स की तरह है। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम फॉर्म होने के बाद ये काफ़ी कंडेंस फॉर्म में होते हैं और कंडेंस फॉर्म में होने की वजह से इस पर जब डाई यानी वो स्पेशल केमिकल डाला जाता है या स्टेनिंग की जाती है तो ये पार्ट विजिबल हो जाता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में कि कैसे क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई। ईयर 1882 में
वॉल्टर फ्लेमिंग नाम के जर्मन साइंटिस्ट ने सैलमेंडर लार्वा में ये देखा कि उसके सेल्स काफ़ी रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं। इस डिवीजन को उन्होंने और ही समझने के लिए और बारीकी से जानने के लिए एक ओल्ड टाइप माइक्रोस्कोप का यूज किया और उन्होंने इस रैपिडली डिवाइडिंग प्रोसेस का नाम दिया माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है थ्रेड लाइक डिवीजन। तो आइए इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ आपके लिए नोट्स बनाया है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट स्टडीज इन 1882 बाय अ जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग एक जर्मन साइंटिस्ट थे। वो स्टडी कर रहे थे सेल्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स के बारे में जानना चाह रहे थे। सेल्स के बारे में स्टडी करते समय उन्हें क्रोमोसोम्स के बारे में पता चला, लेकिन उस समय क्रोमोसोम्स का नाम क्रोमोसोम्स नहीं था। उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या पाया, वो उन्होंने इस स्टडी में ये देखा कि सेल्स रैपिडली यानी बहुत ही तेजी से डिवाइड कर रहे हैं। और उन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये स्टडी की वो ऑर्गेनिज्म सैलमेंडर था। सैलमेंडर एक एम्फीबियन होता है जो कि लार्वा स्टेज से बढ़कर आगे पूरे ऑर्गेनिज्म के रूप में आता है। जो बच्चे लार्वा स्टेज नहीं जानते, लार्वा एक खास तरह का स्टेज होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को लार्वा स्टेज पर आप देखोगे तो आप नहीं बता पाओगे कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा। ये लार्वा एक खास तरह का प्रोसेस करते हैं, इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस करके इनके शरीर का पूरा कायाकल्प हो जाता है। यानी इस लार्वा को देख के आप ये कभी नहीं बता पाओगे कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा। तो ये सैलमेंडर क्या है? एक एम्फीबियन है। व्हाट इज एम्फीबियन? एम्फीबियन का मतलब, एम्फीबियन वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो पानी और जमीन दोनों में रह सके। एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल यानी लैंड एंड एक्वेटिक बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्फीबियन। हिंदी में इसे उभयचर भी कहते हैं, यानी जो दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है, तो सैलमेंडर एक एम्फीबियन है। इसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करते हुए उन्होंने ये देखा कि इसके लार्वा स्टेज में सेल्स काफी तेजी से डिवाइड कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही पुराने टाइप के माइक्रोस्कोप का यूज किया था। ये बात कब की है? 1882। सोचिए, जरा सोचिए, इतने पुराने समय में उन्होंने एक ओल्ड टाइप माइक्रोस्कोप से इतनी बड़ी डिस्कवरी कर डाली। तो उन्होंने क्या देखा? व्हाट ही सॉ, ऑब्जर्व माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने बहुत ही छोटा छोटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा। दीज थ्रेड्स अपीयर टू बी डिवाइडिंग लेंथ वाइज। वो थ्रेड कैसे डिवाइड कर रहे थे? मानो लेंथ वाइज, यानी यहां से टूट के एक ऐसे टूट के दो अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर रहे थे। तो लेंथ वाइज डिवीजन देखने के चलते उन्होंने यानी फ्लेमिंग नेम दिस प्रोसेस माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है थ्रेड लाइक डिवीजन, यानी धागे में, किसी भी धागे में लेंथ वाइज कोई चीज बट रहा हो। इसी प्रोसेस को माइटोसिस नाम दिया किसने? फ्लेमिंग ने। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब हम लोग जान लेते हैं क्रोमैटिन फाइबर के बारे में। यानी एक सेल जब डिवीजन के फेज में नहीं होता है, यानी एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट इज क्रोमैटिन फाइबर। और अब हम लोग समझते हैं कि ये क्रोमैटिन फाइबर आखिर किस चीज से बना हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अब हम उसके बारे में डिटेल्ड वे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने यहां लिखा है कि क्रोमैटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन के ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्रोमैटिन बोलते हैं। इट फॉर्म्स क्रोमैटिन फाइबर इनसाइड न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये जब डिवीजन फेज में नहीं होता तो ये फाइबर के रूप में थिनर फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बात किया जाए इसके कंपोनेंट्स के, तो ये दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जो कि होता है 40%, एंड सेकेंड वन इज हिस्टोन प्रोटीन, जो कि होता है 60%। एक तरीके से आप इसे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। डीएनए 3 लेटर का है तो ये कम है, लेटर वाइज ये छोटा है। इसके फुल फॉर्म पे मत जाइए, शॉर्ट फॉर्म को अगर देखिए तो डीएनए में 3 लेटर हैं तो ये कम होगा, यानी इसका परसेंटेज कम होगा। और हिस्टोन एक लेटर वाइज ज़्यादा है तो परसेंट वाइज भी ये ज़्यादा होगा। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं कि किसका
परसेंटेज ज़्यादा है। तो याद रखना है आपको, क्रोमैटिन में प्रोटीन ज़्यादा होता है और उसी प्रोटीन में कॉइल्ड होता है डीएनए। हिस्टोन कुछ ऐसा दिखता है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर, और उसी में कॉइल्ड होता है ये डीएनए, और इन्हीं को मिलाकर हम कह देते हैं क्रोमैटिन या क्रोमैटिन फाइबर, जो कि एक अनडिवाइडेड सेल में ये इसी फॉर्म में देखे जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब हम लोग जानेंगे डीएनए के बारे में और डिटेल में। बात करें डिस्कवरी ऑफ डीएनए के बारे में, डीएनए के शेप के बारे में पहली बार स्टडी की गई थी रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा 1953 में, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को प्रपोज किया है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। इसीलिए इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं, जिसके चलते उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला 1962 में। वॉटसन एंड क्रिक ने ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हेलिकल प्रपोजल लोगों के सामने प्रोड्यूस किया डीएनए का। उन्होंने ही बताया कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अब हम लोग समझते हैं और डिटेल्ड में, तो अब हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आखिर डीएनए में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो डीएनए को बना रहे हैं। तो यहां मैंने लिखा है डीएनए इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो, वर्ड मैक्रो मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। डीएनए अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। और आप यहाँ देख सकते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर मेड ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। आप यहाँ देख सकते हैं एक और ये दूसरा, ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। व्हाट आर दे? दे आर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री को आप नोट डाउन करिएगा, इसकी मीनिंग होती है एक दूसरे के लिए सहायक, एक दूसरे के लिए पूरक। एक स्ट्रैंड को हटा दिया जाए तो डीएनए डिसॉल्व हो जाएगा, डीएनए नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बहुत जरूरी हैं। ट्विस्टेड इनटू डबल हेलिक्स। व्हाट इज डबल हेलिक्स? इस वर्ड को समझते हैं। डबल हेलिक्स एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को आप इस वायर से समझ सकते हैं। इस वायर को देख लीजिए, इसके स्ट्रक्चर को ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूलरली ऐसे ही अरेंज होते हैं, उसके स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं। लेकिन इन दो स्ट्रैंड्स के बीच, मान लिया ये दो स्ट्रैंड हैं, इन दो स्ट्रैंड्स के बीच यहाँ पर उनमें लगे होते हैं बेसेस, यहाँ लगे होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है। तो आइए, हम लोगों ने ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखा। इमेजिन करिए कि ये एक सीढ़ी है, एक लैडर है, लैडर के बीच में रंग्स लगे होते हैं। व्हाट आर रंग्स? रंग्स मतलब पायदान। सीढ़ी के उस बीच के हिस्से जिस पर हम पैर रखकर चढ़ते हैं उन्हें ही रंग्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह के आकार का सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसी को हम कहते हैं डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग एक और चीज समझते हैं कि आखिर ये डीएनए और किस चीज से बना है। तो मैंने आपको यूनिट के बारे में समझाया था। यूनिट इज द वन थिंग विच मेड द होल थिंग। यूनिट ही वो एक चीज होती है जिससे कोई भी चीज बना होता है। तो डीएनए किससे बना है? डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज यूनिट ऑफ डीएनए, जो बना होता है तीन चीज से। न्यूक्लियोटाइड तीन मॉलिक्यूल से बना होता है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और इसी स्ट्रक्चर से, इसी छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर से ऐसा मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर्स यहाँ हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स से आपका डीएनए या हमारे सेल का डीएनए बना होता है, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से। इस न्यूक्लियोटाइड को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लिया ये बॉक्स पूरा न्यूक्लियोटाइड है, और इन्हीं बॉक्सेस से स्ट्रैंड्स बने हैं, और इन दो स्ट्रैंड्स को जोड़ रहा है ये बेस। यहाँ जो जी और सी मैंने लिखा है, दे आर नाइट्रोजनस बेस। तो इसीलिए मैंने नाइट्रोजनस बेस के टाइप को लिख दिया है। वो GCTA क्या है वो यहाँ मैंने लिखा है। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस ही इन स्ट्रैंड्स को जोड़ते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री दो स्ट्रैंड्स हैं, ऐसे करके मान लिया
इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाले नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक है प्यूरिन, दूसरा का नाम है पिरिमिडीन। व्हाट इज प्यूरिन एंड पिरिमिडीन? दीज आर नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर का एक नाइट्रोजनस बेस है जो काफ़ी लार्ज बेस कहा जाता है। इसके बारे में फर्दर हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। अभी इतना जान लीजिए कि प्यूरिन एक डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही लार्ज बेस होता है। दूसरा स्ट्रक्चर है पिरिमिडीन। व्हाट इज पिरिमिडीन? पिरिमिडीन इज ऑल्सो नाइट्रोजनस बेस विच इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और इसके बेस का साइज काफ़ी स्मॉल होता है। प्यूरिन में 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस आते हैं जिसका नाम है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को लेटर ए से या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को कैपिटल लेटर जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद पिरिमिडीन में क्या है? साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन को कैपिटल लेटर सी से, थाइमिन को कैपिटल लेटर टी से। आप लोगों ने देखा कि एक डीएनए क्या होता है, डीएनए का यूनिट क्या होता है, डीएनए के यूनिट में कौन कौन से चीजें या कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। उसके बाद आपने नाइट्रोजनस बेसिस के टाइप्स को भी देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आइए हम लोग ये जान लें कि आखिर कौन सा नाइट्रोजनस बेस किसके साथ बॉन्ड बनाएगा और कैसा बॉन्ड बनाएगा। तो ये समझ लेते हैं, इसे बोलते हैं बेस पेयरिंग रूल। तो याद रखिए हमेशा ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ, यानी एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन एक लार्ज रिंग वाला स्ट्रक्चर एक स्मॉलर रिंग वाले स्ट्रक्चर के साथ बाइंड या बॉन्ड बनाता है। और यहाँ जो बॉन्ड होता है ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और थाइमिन और एडेनिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। याद रखिएगा हमेशा ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कैसा बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी तरीके से ये 2 स्ट्रैंड आपस में या न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड पेयर में या बेस पेयर में रहते हैं। इसी को कहते हैं बेस पेयर रूल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेस पेयर रूल समझ में आ गया होगा। आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लें। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन 2 चीज से बना है, वन इज हिस्टोन एंड अदर इज डीएनए। डीएनए 40%, हिस्टोन इज 60%। तो अब हम जानते हैं कि हिस्टोन क्या होता है, व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ मैंने लिखा है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एक प्रोटीन है, हेल्प्स इन कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्रोमैटिन फाइबर, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये 2 चीज से बना है, एक हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एक न्यूक्लिक प्रोटीन है यानी न्यूक्लियस में पाया जाने वाला प्रोटीन, प्लस डीएनए। तो डीएनए को बाइंड करके रखने वाला प्रोटीन या कॉइलिंग करने में या पैकेजिंग करने में मदद करने वाला प्रोटीन कौन है? हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या करता है? फॉर्म्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम क्या है? तो न्यूक्लियोसोम डीएनए को रैप करके रखने वाला यानी डीएनए को लपेट के रखने वाला स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस स्ट्रक्चर में 8 हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ एक डीएनए का स्ट्रैंड इस तरह से रैप रहता है और इसी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो न्यूक्लियोसोम एक तरह से समझ सकते हैं कि 8 हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए का वाइंड किया हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। इसी न्यूक्लियोसोम को क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। ऑक्टामर मीन्स इसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन और साथ में डीएनए रैप किया हुआ है यानी डीएनए इस पे लिपटा हुआ है। दिखने में ये कुछ ऐसा लगता है जिसे कहते हैं बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। इस बीड्स ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे धागे में मोती पिरोए गए हों। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि 1 ह्यूमन क्रोमोसोम में हैव मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम। एक ह्यूमन क्रोमोसोम में
एक ह्यूमन के क्रोमोसोम्स में मिलियंस की संख्या में न्यूक्लियोसोम्स हो सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, टोटल डीएनए लेंथ इन वन सेल, एक सेल में डीएनए का लेंथ कितना होता है तो 2 मीटर। इमेजिन करिए डीएनए का लेंथ एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर कितना बड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज 2 मीटर। वो आपकी और मेरी हाइट से भी ज्यादा है। अगर उसे एंड टू एंड खींच दिया जाए तो वो 2 मीटर लंबा हो सकता है ना, बहुत कमाल की बात। और न्यूक्लियस का साइज खुद 6 माइक्रोमीटर है। व्हाट इज माइक्रोमीटर? 10 to the power minus 6 is called micrometer. 10 to the power minus 6 मीटर इज कॉल्ड 10 माइक्रोमीटर। अब 10 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर को आप 10 लाख बराबर भाग में डिवाइड कीजिए। इतना तो डायमीटर है आपके न्यूक्लियस का। अब इस छोटे से 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा कितना छोटा होगा, इमेजिन करिए। यही इस न्यूक्लियस का डायमीटर है और इसी डायमीटर में भरा हुआ है आपका डीएनए। इमेजिन करके देखिए कितना इमेंसली वो कंडेंस्ड होगा, यानी कितना ज्यादा कंडेंस होना होगा इसे। दैट्स व्हाई डीएनए नीड्स टू कंडेंस्ड इन ऑर्डर टू फिट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर फिट होने के लिए उसे कॉइल ही नहीं, उसे कॉइल्ड के साथ साथ सुपर कॉइल्ड होना पड़ता है। इमेजिन करिए टेलीफोन का एक वायर, इमेजिन करिए ऐसा कोई वायर। पुराने जमाने के टेलीफोन वायर अगर आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ इमेज देख रहे हैं। इस तरह का कुछ टेलीफोन वायर होता है और इसे भी कॉइल कर दीजिए आपस में, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और ऐसे हुए बिना क्या पॉसिबल है कि 2 मीटर लेंथ वाला कोई चीज एक 10 to the power minus 6 माइक्रोमीटर वाले डायमीटर वाले एक सर्कल या एक स्फेयर के अंदर फिट हो जाए? नामुमकिन। फिर भी इसी नामुमकिन को मुमकिन करना ही नेचर का काम है और नेचर की स्टडी ही बायोलॉजी है। वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। तो आज की क्लास मैं यहीं एंड करता हूं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसी चीज रह गई है जो आपको आज के क्लास में ना समझ में आई हो तो हमें जरूर कमेंट करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।